गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आलोक एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को अब सॉल्व पेपर भी दिए जाने लगे हैं। तो लास्ट वीडियोस में आप लोगों के लिए यूपीटेट 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन के वीडियोस मैंने अपलोड की थी। उसमें हिंदी, संस्कृत और गणित से संबंधित जो भी प्रश्न थे उसको मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया कि किस तरीके का पेपर आता है। तो आज एक बार फिर आप सभी के सामने मैं आलोक सिंह आप सभी लोगों का आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यूपीटेट 2018 का मैथ का सॉल्व पेपर देखने जा रहे हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस 91 से 120 तक क्वेश्चन है। मतलब हर साल 30 क्वेश्चन आते हैं जैसा कि आपको पता है। तो आज हम लोग यूपीटेट 2018 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि 91 से 120। तो उसमें जितने भी हो पाएंगे आज हम उनको उतने देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग मैथ का सेशन। चलिए, तो आज हम लोगों को मैथ का पेपर सॉल्व करना है। और मैथ का लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने 8 जनवरी 2020 का पेपर भी सॉल्व करके बताया। वैसे ही क्वेश्चन हर साल आते हैं, आपको यहां पर भी वैसे ही देखना है कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए, तो ये 91 का क्वेश्चन है। इसको देखिए, ये आपका व्रत से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्रत की जो थ्योरम होती है, व्रत की प्रमेय होती है, वहां से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सही से दिखाई दे रहा है? देखिए, तो यहां पर क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। संलग्न चित्र में रेखा PAQ, ये एक रेखा है PAQ, वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। यहां पर एक PAQ, ये जो है इसको हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा क्या होती है? तो एक किसी वृत्त के किसी एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। और ये एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि कोण CAQ, यदि कोण CAQ 70 डिग्री है। क्वेश्चन में कोण ABC का मान बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर CAQ मतलब CA और Q, यहां से ये जो कोण है यहां से यहां तक, ये कोण जो है वो आपका क्या बता रहा है? 70 डिग्री। तो इसको देखो, मैंने 70 डिग्री यहां पर लिख दिया है। तो ये CAQ क्या हो गया? 70 डिग्री। अब वो पूछ रहा है ABC, A, B और C, ये कोण आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या दिया है? एक स्पर्श रेखा दी हुई है, एक वृत्त दिया हुआ है, इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है और कोण CAQ का मान 70 डिग्री है और आपसे ABC का मान पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में देखो कई तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक थ्योरम बताता हूं। जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उन्हें थ्योरम याद है, और जिन्हें नहीं है याद वो ध्यान से सुन लीजिए कैसी थ्योरम लगेगी। सुनिए, प्रमेय, हिंदी में प्रमेय कहते हैं। देखिए, किसी वृत्त के एक स्पर्श रेखा और जीवा, एक वृत्त का स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से एक जीवा, ये जो AC दिख रही है ये जीवा है। जीवा वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा कहलाती है। ठीक है, तो जब कोई एक स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना हुआ कोण अपने एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। ये थ्योरम है, फिर से सुन लीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और उस बिंदु से खींची गई जीवा के बीच बना हुआ कोण, ये गिवन था 70 डिग्री। ये 70 डिग्री इस कोण के एकांतर वृत्तखंड, एकांतर वृत्तखंड मतलब वृत्त के खंड के, ये वृत्तखंड है और वृत्तखंड का दूसरी तरफ, तो एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। तो अगर ये 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री। अब चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? तो आपको पता होगा कि 180 अंश होता है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सामने आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा? तो 180 में से 70 डिग्री क्या कर देंगे? माइनस, उत्तर कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो यहां से उत्तर क्या हो जाएगा? एक थ्योरम तो ये हो गई। आप इसको एक तो ये थ्योरम बता दी कि यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना हुआ कोण अपने एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि ये 70 है तो ये 110 है। ठीक, एक थ्योरम तो ये हो गई। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला इसको दूसरे तरीके से एक और तरीका मैं बताता हूं, वो भी बहुत सरल है, समझिए। यदि कोई एक वृत्त है, वृत्त के यहां पर केंद्र होता है
और वृत्त की ये जीवा मान ली ए बी। ठीक, मैं आपको थ्योरम यहां पर समझा रहा हूं। अब समझिए, यदि किसी वृत्त की जीवा वृत्त को कितने भागों में बांट रही, दो भागों में, इसे हम बोलते हैं दीर्घ वृत्त खंड और इसे बोलते हैं लघु। ऊपर वाले को बोलते हैं दीर्घ और नीचे वाले को लघु। अब समझिए, एक थ्योरम है जिसमें क्या बताया जाता है, इसमें यह बताया जाता है कि दीर्घ वृत्त खंड, समझिए दीर्घ वृत्त खंड के कोण, ये कोण जो बन रहे हैं ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर। मतलब एक ही वृत्तखंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। और दीर्घ वृत्तखंड में बने हुए कोण न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण का मान कितना होता है? तो न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो दीर्घ वृत्तखंड में कोण जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। और वृत्त का जो छोटा वाला भाग है इसको मैंने क्या बताया? लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड के कोण भी आपस में बराबर होते हैं और लघु वृत्तखंड के कोण अधिक कोण होते हैं। क्या होते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण क्या कहलाते हैं? तो 90 डिग्री से अधिक के कोण को, 90 डिग्री से अधिक के कोण को अधिक कोण कहा जाता है। और अभी हाल मैंने एक थ्योरम क्या बताई कि जो लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड में कौन सा कोण होता है? अधिक कोण। और अधिक कोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री से अधिक। अगर आपको ये थ्योरम याद है कि लघु वृत्तखंड के कोण अधिक कोण होते हैं और अधिक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है, तो इस क्वेश्चन में देखिए ये एक जीवा है और ये जीवा दो भागों में बांट रहा है। इसे हमने बोला दीर्घ वृत्तखंड और इसे बोला मैंने लघु वृत्तखंड। और अभी हाल हमने एक थ्योरम बताई कि लघु वृत्तखंड में बना हुआ कोण अधिक कोण होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। और उसने ये वाला माप पूछा था। तो लघु वृत्तखंड में ही बन रहा है बी। अगर लघु वृत्तखंड में बन रहा है तो ये 90 डिग्री से अधिक होगा। और आप चार ऑप्शन में देखिए ध्यान से, इन चारों ऑप्शन में आपको 110, 70, 80 और 90 दिया हुआ है। 90 डिग्री से अधिक कौन सा दिया है? केवल 110। मतलब आपको वो वाली थ्योरम नहीं लगानी थी जो पहले लगाई थी, क्योंकि उसमें टाइम लग रहा था। आप ये वाली थ्योरम भी लगा सकते थे कि लघु वृत्तखंड में जो बने हुए कोण हैं वो कैसे होते हैं? अधिक कोण। और अधिक कोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को अधिक कोण कहते हैं। और यहां पर 90 से 180 के बीच का कोण केवल और केवल आपको कौन सा गिवन है? 110 डिग्री। उत्तर कितना हो गया? 110 डिग्री। ठीक है, मैंने आपको दो तरीके बता दिए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। ये किसका क्वेश्चन है? ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। अब इसमें कंसेप्ट क्या है समझिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। क्वेश्चन है 8 पेन का क्रय मूल्य। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? लाभ प्रतिशत। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत, ध्यान दीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये फॉर्मूला है। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, किस पर डिपेंड करता है? क्रय मूल्य पर। ध्यान दीजिए, जब भी किसी व्यक्ति को लाभ या हानि होता है उसका जो बेसिक है वो क्रय मूल्य है। जब कोई वस्तु खरीदने का मूल्य होगा तभी तो आप बता पाएंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि। इसलिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब समझिए क्वेश्चन को करना कैसे है। समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां मैं बता देता हूं कैसे करना है। समझिए, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। समझिए, सबसे पहले मैं लिखूंगा 8 पेनों का क्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य को किससे डिनोट करते हैं? सीपी से। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सीपी। 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं और सेलिंग प्राइस को एसपी से डिनोट करते हैं। तो मैंने लिखा 8 पेनों का क्रय मूल्य अर्थात 8 सीपी 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 6 एसपी। क्या लिखा मैंने? 8 पेनों का क्रय मूल्य बराबर 6 पेनों का विक्रय मूल्य। अब यहां से आप क्या करें? इनका रेशियो निकालें। सीपी और एसपी को कहां ले आओ? नीचे। ध्यान दीजिए, सीपी अपॉन एसपी बराबर 6 लिखे रहने दिया, 8 को यहां ले आए। ठीक है, कुछ लोगों का पक्षांतर करने में गलती हो जाती है, गलत मत कर देना। सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 6/8 ये आ गया।
अब यहां पर इसको काट भी सकते हो, नहीं भी काटना नहीं काटो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। काट भी सकते हो, तो यहां से देखो काटोगे तो यहां से आ जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौकी 8, रेशियो कितना आ गया 3/4। अब ध्यान दीजिए, जो जिसके सामने लिखा है उसको मान लीजिए। सीपी के सामने कितना लिखा 3, तो सीपी कितनी हो गई 3। सेलिंग प्राइस कितना है 4। अब मुझे बताओ 3 रुपए कॉस्ट प्राइस है और 4 रुपए सेलिंग प्राइस है, मतलब 3 रुपए की चीज 4 में बिक रही है। और जब 3 रुपए की चीज 4 में बिक रही है तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। तो मैंने कहा सर प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां से प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 रुपए। अब मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहां से प्रॉफिट कितने का है, तो मैंने बताया कि 3 रुपए सीपी है, 4 रुपए एसपी है, और 3 और 4 का जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 1 बटे सीपी कितना है 3, तो 1/3 गुणा 100। अब 3 का भाग 100 में लगाएंगे कितना आ जाएगा 33 सही 1/3%। बात समझ में आ रही। क्वेश्चन को करने का तरीका, 8 पेनों का क्रय मूल्य 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर दिया था, आपने क्वेश्चन को लिखा, यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकाला, यहां से प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है कि 3 रुपए की चीज 4 में बिक रही है, कितने रुपए का प्रॉफिट 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और प्रॉफिट 1 का सीपी आपकी 3 की, सॉल्व किया उत्तर 33 सही 1/3। तो इसका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो मुझे ये बताओ कि परिमेय संख्या होती क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो P/Q के फॉर्म में होती हैं। परिमेय संख्याएं P/Q के फॉर्म में होती हैं, इन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, घबराना। चलिए तो यहां पर क्वेश्चन को समझिए क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप 3/5 का मान निकाल लीजिए, 5 का भाग दीजिए सीधा सीधा 3 में, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगेगा, और 5 छक्के 30, यहां 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.6, और 5 का भाग 4 में दीजिए, तो 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, फिर से दशमलव, और 5 अट्ठे 40, मतलब 3/5 का मान कितना आया 0.6, और 4/5 का मान कितना है 0.8। अब मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन सी संख्या 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं आती है। चलिए जल्दी से चेक करते हैं। 7/10 है, इसको क्या लिख सकता हूं 0.7। यहां से 2/3 है, 2/3 है तो 2/3, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं, 1 सेकंड। हाँ, अब देखिए 2/3 है तो इसमें 3 का भाग 2 में लगाइए, 3 का भाग 2 में लगाएंगे तो 3 छंग 18 0.66 आएगा, ठीक है। यहां पर 30 का भाग 16 में और 30 का भाग 19 में देना है, तो यहां पर भाग लगाएंगे तो दशमलव, और 30 का भाग लगाएंगे तो 3 छंग 18 0.6, और यहां पर भाग लगाएंगे तो पॉइंट, और 30 का भाग लगाएंगे तो 0.5 समथिंग आएगा। अब समझिए मैंने चारों के मान तुरंत निकाल लिए भाग देकर, 0.7 0.66 0.6 0.5। अब मुझे बताओ 0.6 और 0.8 के बीच कौन सी संख्या नहीं आ रही है। 0.7 आएगी, 0.66 आएगी, 0.6 आएगी, क्या बचा 0.5। आंसर डी। क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आ रहा है। कौन सी संख्या परिमेय संख्या के बीच में नहीं आएगा, आपको क्या करना है चारों ऑप्शनों को डिवाइड करके सॉल्व करना है और देखना है कि कौन संख्या उनके बीच में आ रही है और कौन सी संख्या नहीं आ रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 पेन और 2 पेंसिल और 4 रबर, इनका मूल्य दिया हुआ है 92 रुपए, 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपए है, तब 24 पेन का मूल्य बताना है। फिर से सुन लीजिए, यदि 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबर का मूल्य 92 है, 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपए है, 24 पेन का मूल्य बताना है। ये एक एक नियम की क्वेश्चन है। किसके? एक एक नियम। ये तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी दुकान पर जाएंगे आपको इस तरीके से रेट बता दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए, तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलो अब बताता हूं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। समझिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 पेन, ध्यान दीजिए, 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य कितना दिया है 92 रुपए, ठीक है। 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपए। अब 8 पेंसिल और 16 रबड़
का मूल कितना दिया है 68 रुपए। क्या मैं इसमें कुछ कॉमन ले सकता हूं? ध्यान दीजिए 8 पेंसिल 16 रबड़ है, यहां से मैं यहां से देखिए मुझे 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल मिल जाएगा, तो मैं पेन का मूल निकाल सकता हूं। तो यहां मैंने देखा 2 और 4 है, तो यहां पर मैं ऐसा चीज कॉमन लूंगा जिससे कि 2 और 4 बन जाए। यहां पर मैं कॉमन 8 भी ले सकता हूं, लेकिन 8 को कॉमन नहीं लेना है, यहां पर मैं 2 को कॉमन ले रहा हूं। तो ध्यान दीजिए मैं 4 को कॉमन ले रहा हूं, 4 कॉमन लूंगा, 4 दूनी 8, तो 2 पेंसिल प्लस 4 चौके 16, तो 4 रबड़ बराबर कितना है 68। फिर समझिए यहां पर मैंने 4 कॉमन लिया, बराबर में 68, 4 से 68 काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 17 बार। तो यहां से 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल कितना आ गया है 17 रुपए। ध्यान दीजिए इस 17 को मैं यहां पर लिख सकता हूं, तो यहां पर 17 की जगह लिखूंगा, तो ध्यान दीजिए इस 17 को उठाकर अगर हम यहां 17 पुट कर देंगे तो यहां से क्या आएगा 3 पेन। ध्यान दीजिए 3 पेन प्लस 17, 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल आपने इस इक्वेशन से निकाल लिया। यहां से मूल कितना आया 17 रुपए। इस 17 को यहां पुट कर दिया, 3 पेन प्लस 17 बराबर कितना दिया हुआ था 92 रुपए। तो 3 पेन प्लस 17 बराबर 92। यहां से 3 पेन का मूल कितना आ जाएगा, तो 92 में से 17 घटाइए तो 12 में से 7 गया 5, और यहां पर बचा 8, 8 में से 1 गया, कितना बचा 7। तो यहां से 3 पेनों का मूल कितना आ गया 75 रुपए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया 24 पेन का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए 3 पेन का मूल्य कितना है 75 है, आपको कितने पेनों का मूल्य निकालना है 24। तो बताइए 3 में कितने का गुणा कर देंगे 24 आ जाए, 3 आठे 24, तो 8 का इस तरफ गुणा कर दीजिए और 8 का इस तरफ कर दीजिए, तो 8 तिया 24, तो 24 पेन का मूल कितना निकल कर आ जाएगा, गुणा करिए 8 पंचे 40, 8 साते 56 और 56 और 4 60, 600 रुपए उत्तर डी। क्लियर। क्वेश्चन को करने का तरीका समझ में आया कैसे करना है। सबसे पहले मुझे ये इक्वेशन लिखी थी, यहां से मैंने इस इक्वेशन को देखते हुए इसको मैंने कॉमन लिया, कॉमन निकालने पर 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल निकाला गया। 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल यहां पर रखकर मैंने पेन का मूल निकाला, क्योंकि मुझे पेन का मूल चाहिए था। 3 पेन का मूल आ चुका है, 24 का निकालना है, 8 का गुणा कर दिया। क्लियर। करने के ये तरीके हैं, ये देखते जाइए कैसे करना होता है, कैसे पेपर में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिए गए हैं। समझिए क्या है, यहां पर रचना नहीं कर सकते ये पूछा गया है। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, मुझे ये बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम त्रिभुज बना ही नहीं सकते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल 3 कोण गिवन हो तो त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, 2 कोण और 1 भुजा दी हो, केवल 3 भुजाएं दी हो, 2 भुजा और उनके मध्य कोण दिए हो। समझिए अगर आपको 2 भुजा और उनके मध्य कोण दिया है तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे 2 भुजाएं दी हैं, 1 भुजा ये दे दी, 1 भुजा ये दे दी और इनके मध्य कोण दे दिया, तो क्या मैं 2 भुजाएं खींचकर और एक मध्य कोण बनाकर तीसरी भुजा नहीं बना सकता हूं? बना सकता हूं, बन गया त्रिभुज। दूसरी कंडीशन, केवल 3 भुजाएं दी हों तो 1 2 3 भुजाएं दी होंगी तो भी मैं बना लूंगा त्रिभुज। 2 कोण और 1 भुजा दी हो, मतलब 1 भुजा दी है और 2 कोण दिए हैं, तो अगर मैं यहां से 1 कोण बनाऊंगा तो ये बन जाएगा, यहां से 1 कोण और बनाऊंगा तो ये बन जाएगा, मतलब 2 कोण और 1 भुजा से भी त्रिभुज बन रहा है। लेकिन केवल 3 कोण की सहायता से आप त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, कम से कम 1 भुजा आपको पता होनी चाहिए, तभी आप त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे। मतलब इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें केवल 3 कोण की सहायता से त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते। आपको यह बताना था कि नहीं कर सकते, तो उत्तर कौन सा होगा ए, केवल 3 कोण की सहायता से आप त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी आयताकार, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको मेंसुरेशन जैसा लग रहा होगा, अरे ये तो मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखिए मैंने परसेंटेज के चैप्टर में आपको फॉर्मूला बताया है, आयत जरूर है लेकिन परसेंटेज है। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। आपको प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला मैंने बताया था, ध्यान दीजिए यहां पर 50% और 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। टीईटी 2020 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, मैंने वहां पर भी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, परसेंटेज परिवर्तन। ध्यान दीजिए आपको याद भी है फॉर्मूला, परसेंटेज परिवर्तन बराबर होता है R1 + R2 + R1 R2 बटे 100
मैंने बताया था कि जब किसी राशि में दो बार लगातार प्रतिशत परिवर्तन हो तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे 100। और यहां पर मैंने ये भी बताया था कि अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लगाइए और कमी हो रही है तो माइनस लगाइए। मुझे बताइए 50% और 20% की क्या हो रही है वृद्धि, क्या लगाएंगे फॉर्मूले में, प्लस लगा दीजिए। 50 R1 की जगह 50 रखेंगे और R2 की जगह 20, तो 50 प्लस 20 प्लस 50 गुणे 20 बटे 100। ठीक है, यहां से सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहां पर 50 और 20 70, और यहां से 5 दूनी 10, तो यहां से 70 और 10 कितना हो गया 80। तो यहां पर जो प्रतिशत परिवर्तन आया वो कितना है 80%। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर यहां तो 80% आ गया, आंसर में तो 80 लिखा ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए 80% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो प्रतिशत को चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं। तो 80% को क्या लिख सकता हूं 80 बटे 100, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, उत्तर कितना आ गया 4 बटे 5। अब मुझे बताओ इस ऑप्शन में 4 बटे 5 कहां लिखा है, ए ऑप्शन। क्लियर। तो यहां पर ये किससे क्वेश्चन था, प्रतिशत परिवर्तन से। तो प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या है R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे 100। सिंपल सॉल्व किया, 80% आया, 80% को आपने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, उत्तर 4 बटे 5। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। ये आ गया आपका टेम्परेचर से रिलेटेड, ये साइंस का क्वेश्चन है लेकिन मैथ में डाल दिया है। ध्यान दीजिए, सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट पैमाने में तापमान बताना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो क्या होता है, बताइए ऐसा यूनिट क्या है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तापमान का जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। मूल मात्रक में पढ़ते हैं आप लोग, ठीक है। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं और केल्विन में भी। डिग्री सेल्सियस में मनुष्य के मतलब जो स्वस्थ मनुष्य है उसके शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और जब हम किसी बुखार को नापते हैं, फीवर को नापते हैं, उसे हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि हमें 98 डिग्री नॉर्मल है और आपका 100 डिग्री या 102 डिग्री का बुखार है, वो किस में आता है, फ़ारेनहाइट में। ठीक, अब आपको सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध पता होना चाहिए कि टेम्परेचर को चेंज कैसे करते हैं। ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है लेकिन आपको मैं यहां बता देता हूं, आपको ये संबंध याद रखना है, C/5 बराबर F-32/9। ध्यान दीजिए, ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है तो C/5 बराबर F-32/9। ये एक संबंध है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। और डिग्री सेल्सियस में अगर हम कोई भी 0 डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर देते हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में अगर आप 273 ऐड कर देते हैं तो वो काय में चेंज हो जाता है, केल्विन में। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने के उसमें केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये संबंध याद रखना है, इस संबंध को लगाएंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, शरीर के तापमान जो दिया हुआ है आपको, शरीर का तापमान कितना दिया है 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इस संबंध में रखेंगे तो देखो 37 डिग्री सेल्सियस की जगह 37/5 बराबर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है -32/9। सॉल्व करो इसको, गुणा कर दीजिए, 9 सत्ते 63, 9 तिया 36, 9 सत्ते 63 की 3 असलें 6, 9 तिया 36, सॉरी 9 तिया 27, 27 और 6 33। ठीक है, इसके बाद 5 का गुणा इस तरफ कर दीजिए, 5F माइनस 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 1 16। ठीक है, माइनस कीजिए तो 5F बराबर 160 इस तरफ आएंगे, जुड़ जाएंगे 333, तो 3 3 6 9। ठीक है, और यहाँ से कितना 3 और 1 4। ठीक, अब इसका भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिए, तो यहाँ से भाग दोगे तो यहाँ से 5 नाम 45, कितना बचा 4, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और 3 5 छक्के 30, तो 98.6 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने संबंध क्या बताया, इस संबंध को याद रख लीजिए, C/5 बराबर F-32/9, मतलब डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने का ये एक फॉर्मूला टाइप हो गया है। यहाँ पर C/5 बराबर F-32/9 था, डिग्री सेल्सियस में आपको 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ था, इसको आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना था। सॉल्व किया, उत्तर कितना आ गया, फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है इसमें 5 का भाग दिया है मैंने, ठीक है, 493 में। तो यहाँ से 493 में जब भाग देंगे तो यहाँ से हमारा जो F है फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो 98.6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा 98.6, दैट इज यहाँ से ये जो आंसर है वो कितना आ गया 98.6। समझ में आ रहा है।
तो यहाँ पे ये टेम्परेचर से रिलेटेड था आंसर, और इसका आंसर क्या है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन में क्या है, यदि 1 का स्क्वायर, ध्यान दीजिए ये वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था ये सीरीज है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये यहाँ पर 9 स्क्वायर तक खत्म है बराबर 285। आपको मान क्या निकालना है, 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब आपको दिया क्या है, तो ध्यान दीजिए आपको दिया हुआ है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 स्क्वायर तक का मान दिया हुआ है, कितना है 285। अब क्या करना है आपको, जो 0.11, ध्यान दीजिए 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का होल स्क्वायर और प्लस 0.33 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 0.99 का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए इसको कैसे करेंगे, इसको आपको कैसे करना है, ध्यान दीजिए इसको करने का तरीका क्या है। अब इसको आपको मान निकालना है ये वाला, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 0.11 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। ध्यान दीजिए कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा 0.11 कॉमन लेंगे, नहीं 0.11 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो जब ये कॉमन लोगी तो अंदर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 स्क्वायर तक ही बचेगा। अब इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो 0.11 का होल स्क्वायर करोगे तो 11 मतलब 11 का वर्ग कितना होता है 121, लेकिन यहाँ पर दशमलव कितने अंकों के पहले, 2 अंकों के पहले, तो 2 अंकों के पहले मतलब वर्ग करने पर 4 अंकों के पहले 0.0121, तो 0.0121 आएगा इसका स्क्वायर करने पर कि नहीं आएगा बताइए, और इनटू में इसका मान कितना दिया 285, बस इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे, ये क्वेश्चन नंबर है 98, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्वेश्चन, तो देखिए इसका आंसर आप मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहां से आंसर जो आएगा वो आएगा ये वाला 3 पॉइंट, इनका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कॉमन ले लेना 0.11 का स्क्वायर, और जब कॉमन लोगे तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका जो आएगा वो पहला वाला आ जाएगा 3.4485, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तरीका समझिए, सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे। अगला 99, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। ये किससे रिलेटेड है, साधारण ब्याज से क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था जब कोई राशि किसी राशि में दुगना वाला क्वेश्चन है, कौन सा 2 गुना वाला, मैंने बताया था कि 2 गुनी हो रही है, अब क्या पूछ रहा है 3 गुनी। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब कोई राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में, तो फॉर्मूला क्या था, n1 माइनस 1 अपॉन T1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन T2, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां से सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या बताइए कितना गुना हो रहा है, पहले 2 गुना, तो n देखो n क्या है गुना और t क्या है समय, निश्चित दर है, आपको समय निकालना है। n1 का मान कितना रखेंगे, तो 2 गुना माइनस 1 बटे कितने वर्षों में, टाइम कितना दिया 10, तो 2 माइनस 1 अपॉन 10 बराबर कितने वर्षों में ये राशि ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। n की जगह क्या रख दो 3 माइनस 1, और कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में, समय निकालना है, T2 का मान निकालना है। 2 में से गया 1 बटे 10 बराबर 3 में से गया 2 बटे T2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, T2 का मान कितना आ जाएगा 10 दूनी 20, तो उत्तर 20 वर्ष, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। क्लियर, तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फॉर्मूला याद रख लीजिए, n1 माइनस 1 अपॉन T1 बराबर n2 माइनस 1 अपॉन T2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 मीटर व्यास वाली 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना हुआ है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, अब ये ज्यामिति से क्वेश्चन है और मेंसुरेशन भी है इसमें, ठीक है। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्गाकार खेल का मैदान बना हुआ है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले तो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनेगा समझिए। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, तो ध्यान दो वृत्ता पार्क के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बनाया गया है। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार हमने पार्क बनाया जिसका 80 मीटर क्या दिया है व्यास, तो व्यास क्या हो गया 80 मीटर, ठीक है। और इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार, ये हमने क्या बना दिया खेल का मैदान। अब खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है मुझे, इस खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है। इस वर्ग को मैंने ABCD नाम दिया, समझिए। किसी वृत्त के केंद्र से अगर हम परिधि को इस तरीके से मिला देते हैं तो वृत्त की परिधि ही क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास कितना है 80 मीटर, तो ये जो 80 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंथ हो गई
80 मीटर। चूंकि ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है, और चूंकि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। तो ध्यान दीजिए वर्ग का विकर्ण जो है a√2 वही वृत्त के व्यास के बराबर होगा, और चूंकि वृत्त का व्यास कितना दिया 80 मीटर, तो यहां से a बराबर 80/√2। अब मुझे वर्गाकार खेल के मैदान बनाना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताना है। तो मुझे बताओ वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, मतलब 80/√2 इंटू 80/√2। तो यहां से सॉल्व कर दीजिए। तो 8 अठैया 64, 6400 अपॉन में √2 का गुणा करोगे कितना आएगा 2, और 2 से 64 सौ कट गए कितनी बार 3200, उत्तर 3200 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाना है, और चूंकि वृत्त का व्यास दिया हुआ था और यही व्यास वर्ग के विकर्ण के बराबर हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है a√2 बराबर 80 रखा, a का मान निकल आया, a हमारी इस वर्ग की भुजा है, और चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है इसलिए 2 बार गुणा कर दिया, उत्तर 3200 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है आपका 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए हैं। पाई आलेख में इसका संगत कोण, आपको संगत कोण बताना है कितना कोण है, ठीक है। तो परसेंटेज को आपको डिग्री में चेंज करना है। तो मुझे बताओ 240 में से कितने अंक पा रहा है 52। तो चूंकि ओवरऑल अंक कितने हैं 240, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझिए। आपको क्या करना है 240 अंक हैं उसके, और कितने अंक प्राप्त कर रहा है 52। अब इस 52 को बताना है कि वो कितने डिग्री के बराबर है। तो ध्यान दीजिए ओवरऑल अंक कितने हैं 240, और अगर हम किसी कोण को, जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किल है और इस सर्किल के चारों तरफ का कोण पूछें तो वो कितने डिग्री होता है 360 डिग्री। कोई भी कोण अपने आप में चारों तरफ का जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री, और कोई भी परीक्षा का जो पूर्णांक है वो हमेशा 100% होता है। तो अगर हम 240 अंक को 360 डिग्री के बराबर रखें तो एक नंबर, ये 240 अंक है जो 360 डिग्री के बराबर आ गया, तो यहां से एक अंक कितने के बराबर होगा 360 डिग्री बटे 240 के बराबर। मुझे किसका अंक निकालना है 52 अंक। तो उसने 52 अंक अर्जित किए, तो 52 अंक कितने के बराबर हो जाएगा, तो 52 बराबर 52 गुणा 360 डिग्री बटे 240। यहां से सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से सॉल्व करोगे तो देखिए काटा पीटी करें, 0 से 0 कैंसिल, यहां से 4 नाम 36 और 4 छंग 24 और 4 नाम 36। यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 2 से ये काट दीजिए, 2 दूनी 4 27 और 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 26 और 26 तिया 78। तो उत्तर कितना आएगा 78 डिग्री। ठीक है, आपको क्या करना है 240 अंकों को किसके बराबर कर देना 360 डिग्री के बराबर। यहां से एक का मान निकाला 360 बटे 240, किसके अंकों का मान निकालना है 52। तो 52 में आप 360 बटे 240 का क्या कर दीजिए गुणा, उत्तर कितना आ जाएगा 78 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, कोई भी परसेंटेज अपने आप में 360 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P का P% 36 हो तो P बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे। यहां से P का मतलब गुणा, P का P प्रतिशत को लिख देंगे P का P बटे 100 किसके बराबर है 36 के बराबर 36। तो P इंटू P स्क्वायर, और P स्क्वायर बराबर 100 का गुणा उस तरफ हो जाएगा तो 3600। तो यहां से किसका मान निकालना है P का मान, तो P बराबर क्या हो जाएगा 3600 का वर्गमूल। ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या लिखा है P का मतलब गुणा, P बटे 100 बराबर 36, 100 का गुणा किया 3600, P का मान कितना आ जाएगा तो 3600 का वर्गमूल करोगे कितना आएगा 60। ठीक है, तो उत्तर कितना हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन है ये, तो 102 हो ही गया है। 103 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन टीईटी 2020 में भी आया था। कल ही मैंने एक आपको बताया था कि इसके गुणनखंड करने होते हैं। तो देखिए 2352 जो दिया हुआ है, इस 2352 के आपको क्या करना होता है गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करोगे तो यहाँ से 2 3 साथ में कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 साते 14, 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 आठे 16, 1 बचा, 2 आठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नाम 18 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 साते 14, 3 से 3
3 चौके 12 और 2 बचा 3 नाम 27। ये किससे डिवाइड होगा? 7 से। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। यहां पर देख रहे होगे इसके मैंने गुणनखंड कर दिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? तो 2352 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर, ध्यान दीजिए 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 में ही आएगा, गुणा यहां पर 7 की पावर कितनी है? 2, तो 7 की पावर 2। इसको मैंने गुणनखंड करके ऐसा लिख लिया है। अब इसमें कंपैरिजन करो, यहां पर पावर x, y और z दिया हुआ है, यहां पावर 4 1 2 है। तुलना करने पर अगर तुलना की जाएगी तो x का मान कितना आएगा? x का मान 4, y का मान 1 और z का मान 2। अब आपसे क्या पूछा गया? x प्लस वाई प्लस z का मान बता दीजिए। तो 4 1 5 और 2 7, उत्तर 4 1 और 2, 4 1 5 और 2 7, उत्तर 7। क्लियर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन को करने का तरीका? टीईटी 2020 में एज इट इज क्वेश्चन था, बस पूछने का तरीका अलग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 के समभाजकों की संख्या। ध्यान दीजिए भाजक क्या होते हैं? भाजक का मतलब होता है जो 100 से डिवाइड हो जाएं, 100 से डिवाइड हो जाए, मतलब 100 को डिवाइड करने वाले, 100 के समभाजक का मतलब 100 को कौन कौन डिवाइड करता है? सम बताना है, इवन नंबर जो 100 को डिवाइड करेंगे। तो ध्यान दीजिए 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद और कौन कौन विभाजित करेंगे बताइए? 3 करेगा क्या? नहीं, 4 करेगा। फिर इसके बाद 6 करता है क्या? नहीं, ठीक है। तो यहां पर समभाजकों की संख्या बतानी है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 करता है लेकिन 5 सम नहीं है। फिर इसके बाद 5 के बाद सीधा 10 से 100 डिवाइड होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, फिर 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 डिवाइड करेगा, ठीक है। फिर 25 लेकिन सम नहीं है। फिर 50, ठीक है। बीच में और भी संख्या आ रही है लेकिन विषम आ रही है, इसलिए मैं छोड़ता जा रहा हूं, मुझे सम चाहिए, इवन नंबर। और लास्ट में 100 खुद एक समभाजक है, 100 से खुद 100 विभाजित हो रहा है। 100 कैसी संख्या है? सम। तो ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 कितने भाजक हो गए? तो समभाजकों की संख्या 6 है। ध्यान दीजिए यहां क्वेश्चन गलत कब हो जाता है? कुछ लोग 100 को नहीं लेते हैं। उन्होंने पूछा 100 के समभाजक, आप कहेंगे 2 4 10 20 50 है, लेकिन 100 स्वयं एक 100 का भाजक होगा जो कि इवन नंबर है, इसलिए उत्तर 6 आएगा, ठीक है। गिनती में कितने हैं? 3 और 3 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको अगली क्लास में अगली वीडियोस में बताऊंगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसा है। क्वेश्चन नंबर 105, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, ध्यान दीजिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? ध्यान दीजिए एक बड़े क्षेत्रफल में से छोटे छोटे क्षेत्रफल को काटना है तो कितने काटे जाएंगे? तो संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया, जब किसी बड़े भाग में से छोटा भाग घटाया जाता है तो बड़े भाग का आयतन और बटे छोटे भाग का आयतन, मतलब बड़े भाग का आयतन में छोटे भाग का आयतन का भाग दे दीजिए, आपको संख्या निकल आएगी। तो चूंकि ये किसके फॉर्म में है? घन के रूप में, तो घन का आयतन क्या होता है बताइए? घन का आयतन क्या होता है? AQ। घन का आयतन क्या होता है? AQ। तो बड़े घन की भुजा कितनी है? 15, और छोटे घन की भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा? 15 का क्यूब। तो 15 का क्यूब करेंगे तो 15 गुणे 15 गुणे 15, 15 का क्यूब कर दिया, 3 बार गुणा कर दिया। छोटे घन का आयतन तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ भुजा कितनी है? 3, तो 3 का गुणा कितनी बार? 3 बार, इस तरीके से, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, 3 5 15, 3 5 15 और 3 5 15, यहाँ से 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 25 25 पंचे 125, यहाँ से उत्तर कितना आ जाएगा? 125। मतलब एक बड़े भाग में से छोटे भाग का निकालना था, तो एक बड़े भाग का आयतन और डिवाइड बाई छोटे भाग का आयतन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 91 से लेकर 105 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप इसको देखिए और जहां क्वेश्चन समझ में नहीं आए उस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से समझने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे भेज सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगा और कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं बता देता हूं, 8765250363, ये नंबर है। इस नंबर पर आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं और क्वेश्चन कराऊंगा।